चलो, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हमें समझाया है कि नेचुरल एलिमेंट में से नेचुरल रिसोर्स में से एक है जमीन, लैंड। तो लैंड और फ्रंट है कॉल्ड द रिसोर्स, यानी कि हम देखने जाए तो सभी चीज़ों में कहीं न कहीं ज़मीन जुड़ी हुई है। एंड टर्म ऑफ द यूटिलिटी एंड 29% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लैंड। यानी कि यहाँ सिंपल चीज़ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये अगर अर्थ है, तो अर्थ में 29% जो प्रोपोर्शन है वो किसका है? लैंड का। बाकी कितना बचा? 71% वो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो ये हमारा अर्थ कुछ किस तरह से है। और हम देखें तो 29% सभी एरिया पे इंसान रह नहीं सकता है। तो देखो, द प्रोपोर्शन सीम्स स्मॉल ऑक्यूपाइड स्मॉल कंपेयर्ड टू अदर एरिया ऑफ द होल अर्थ, बट सम ऑफ दिस पार्ट आर नॉट सूटेबल फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। हम कहते हैं कि सर इतनी सारी जमीन है तो इंसान को रहने के लिए जमीन क्यों कम पड़ रही है? जितनी भी जमीन है सभी हैबिटेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अफेक्ट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि लैंड एंड क्लाइमेट। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग है कहाँ पे लोग ज्यादा होंगे। तो जहाँ पे सुटेबल क्लाइमेट सुटेबल लैंड होगी वहीं पे लोग ज्यादा होंगे। एंड एरिया दैट इज सुटेबल फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन आर डेंसली पॉपुलेटेड। यानी कि जहाँ पे इंसान को रह सके ऐसी जगह है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड का मीनिंग है जनसंख्या ज्यादा होना। एंड कॉन्सिक्वेंटली डेजर्ट एरिया याद रखेंगे, डेजर्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट, माउंटेनियस रीजन ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है या तो अनइनहेबिटेड है। यानी कि मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि भाई अगर आपको रहना है तो मैं एक डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया के अंदर 5 BHK विला है, वहां पे आपको घर दूंगा, और दूसरा ऑप्शन 1 या 2 BHK मुंबई जैसे शहर में दूंगा, तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली मुंबई वाला। क्यों? क्योंकि वो सूटेबल है, डेज़र्ट सूटेबल नहीं है, तो उसी तरह से ये जगह ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है या तो सूटेबल नहीं है। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हमें समझाया है कि इसके साथ-साथ अलोंग विथ एग्रीकल्चर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, लैंड इज़ ऑल्सो जो भी हमारे आस-पास चीज़ें जो है उसमें एग्रीकल्चर, minerals, forest, land also used in a many way to development of the road and industry। यानी कि हम हमारे आसपास जो चीजें देखते हैं तो उसके अंदर हमें डेवलप करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। एंड विद द ग्रोइंग ऑफ द पॉपुलेशन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आवर नीड्स आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज। जैसे जैसे पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ेगी, डिमांड चीजों का यूज क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड अगेंस्ट विच लैंड इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। और सामने जमीन कैसी है? बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। एंड आफ्टर लैंड स्केर्सिटी यानी कि जमीन की कमी हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम टुडे। एंड एज अ रिजल्ट द एक्टिविटी ऑफ द बिल्डिंग हाउसेस in the cities increase and arable land in the village having created a many environmental threat. Man has deforested land meet to his need। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो रहने के लिए घर भी ज्यादा चाहिए होंगे, घर ज्यादा चाहिए होंगे, तो उसके लिए वो ऐसी जमीन जिसके ऊपर शायद वेजिटेशन पॉसिबल है, जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, इन जगहों को हटा के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, घर बनाए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा? तो जमीन हमारे पास कम होगी, सामने एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर पाएंगे नहीं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो हमारी बेसिक नीड फूड और वो सब चीज़ें हमें मिल पाएगी नहीं। तो इन शॉर्ट ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लैंड जो नेचुरल एलिमेंट था वो कंप्लीट होता है। आफ्टरवर्ड्स नियर वाटर। पहले तो वाटर इज अ लाइफ, पानी के बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है। एंड द सेइंग इटसेल्फ इंप्लाइज दैट द वाटर इज द बेस ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। यानी कि इंसान ही नहीं, जितने भी लिविंग क्रिएचर है इस दुनिया पे, इस धरती पे, और सबको पानी की जरूरत पड़ती है। एंड इट मीन्स वाटर इज द विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। विटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। और सरफेस सो दैट देयर इज अ वाटर ऑलमोस्ट 3/4। यानी कि अगर पानी देखने जाए तो पानी कितना है? 3/4 पार्ट में पानी है, बाकी कितना बच जाएगा? 1/4। इससे ही जमीन है। लैंड वॉज ओनली 1/4 पार्ट एंड इट अवे द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर इज अ वेरी हाई। तो देखने जाए तो पानी तो बहुत सारा है, लेकिन ज्यादातर पानी कैसा है? वाटर इन द सी एंड ओशन आर द सेलाइन, इज द सेलाइन। यानी कि जो पानी है वो सैलाइन है, सॉल्टी वाटर है, जो शायद यूजेबल नहीं है। वाइल अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर यानी कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो कैसा है? यूज इज नेग्लिजिबल लाइक 2.7%। एंड लार्ज पार्ट ऑफ द वाटर इज फॉर्म इन द आइस शीट्स एंड ग्लेशियर। देखो, बहुत सारे पानी में से सिर्फ यूज करने लायक 2.7, 2.7 में भी ज्यादातर तो क्या है? आइस शीट एंड ग्लेशियर, यानी कि बर्फ बन चुका है। और वो कहाँ पे है? माउंटेनियन पीक्स, एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक रीजन। आउट ऑफ 2.7 ओनली
1% of the fresh water is available at the groundwater, river, lake and springs. यानी कि जो हम यूज कर सकते हैं ऐसा वाटर 2.7 है, उसमें भी हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1% जो अवेलेबल है ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स एंड स्प्रिंग। एंड दिस अमाउंट इज यूज फॉर आवर नीड सच एज, हम किस लिए पानी यूज करेंगे, एक तो इरिगेशन for agriculture, second one is for drinking, household and industry, and hydroelectricity can be also generated by the constructing dam on the river। यानी कि जो पानी अवेलेबल है उसमें भी हम मैक्सिमम यूज अपना कर रहे हैं, तो इस तरह से पानी हमें इस वजह से जरूरत हमें है और हम उसका यूज कर रहे हैं। टुडे दिस इज अ स्केर्सिटी ऑफ द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इन अ मेनी रीजन। आज हम देखने जाए तो बहुत पीने के पानी की बहुत कमी है। कौन से रीजन में वर्ल्ड के, साउथ अमेरिका, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये थे वर्ल्ड वाइज। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सौराष्ट्र एंड गुजरात, कच्छ, नॉर्थ गुजरात, ये तीनों गुजरात के रीजन हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल गुजरात का मान लो कि मैप कुछ इस तरह से है, तो गुजरात के अंदर ये हो जाएगा हमारा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के बाद ये हो जाएगा कच्छ और ये हो जाएगा नॉर्थ गुजरात। तो इन जगहों पे ज्यादातर अपने को पानी की कमी देखने को मिलती है। आफ्टरवर्ड जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, एंड सेंट्रल हाईलैंड एंड साउथर्न पेनिनसुला। पेनिनसुलर यानी कि इंडिया का साउथ वाला हिस्सा। आपने प्रीवियस स्टैंडर्डों में पढ़ा होगा कि जो हिस्सा 3 साइड से पानी से घिरा है और एक साइड जमीन है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो साउथ का पेनिनसुलर ऑल्सो फेस अ वाटर स्केर्सिटी, एक्सपीरियंस स्केर्सिटी ऑफ द वाटर इन समर। मेनली तो कौन सा सीजन है, समर। पेरियोडिक स्टोरेज ऑफ द ड्रॉट occur इन दिस रीजन, यानी कि यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। यानी कि हमें जितना पानी चाहिए उतना हमारे पास शायद अवेलेबल भी नहीं होता है। और ये मेन आपका पैराग्राफ हो जाएगा इस वाटर के अंदर कि कौन सा ये फैक्टर ऑफ वाटर क्राइसिस, कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से पानी की कमी है। पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि दिन ब दिन जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेकंड, इंक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप हम दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड, मॉडर्न लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो चुकी है, मॉडर्न, यानी कि दिन में 1-2 बार नहा रहे हैं, पूरे दिन हाथ मुंह धो रहे हैं, यानी कि पानी के हम यूज क्या कर रहे हैं, ज्यादा। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, यानी कि विलेज एरिया कम, शहर ज्यादा हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर क्राइसिस। इसी का डायग्राम यहाँ पे समझाया गया है। इस डायग्राम के अंदर देखो वाटर क्राइसिस के रीजन, एक तो डेंस पॉपुलेशन, शुगर केन यानी कि कैश क्रॉप हुआ, सिटी यानी कि अर्बनाइजेशन, ड्रेनेज ऑफ द सिस्टम एंड द पेपर मिल यानी कि इंडस्ट्री। तो ये मेन रीजन है फॉर वाटर क्राइसिस। तो ये वाटर वाला पार्ट क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट। उसी तरह से है नेचुरल वेजिटेशन। तो देखो नेचुरल वेजिटेशन में पहले ये डिफाइन है, डिफाइन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सेल्फ ग्रोइंग वेजिटेशन, यानी कि जो वेजिटेशन खुद ही ग्रो होता है, इंसान का उसमें ज्यादा कोई रोल होता नहीं है। एग्जाम्पल है क्रीपर्स, श्रब्स एंड ट्रीज, जिसको हम नेचर वेजिटेशन कहेंगे। दे आर फाउंड इन अ डिफरेंट शेप, उनके शेप अलग होंगे, फॉर्म अलग होंगे, एल्टीट्यूड अलग होंगे, इन अ वेरियस जियोग्राफिकल कंडीशन। यानी कि पेड़ पौधे होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे जो रीजन है वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो इस तरह से वो फॉर्म होते हैं। अ लार्ज एरिया कवर्ड, बहुत ज्यादा एरिया जो कवर्ड होता है विद द ट्री, उसी को हम कहते हैं फॉरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट की डिफाइन, ये फॉरेस्ट के डिफाइन है। A large area covered with the trees is called forest। फॉरेस्ट के डिफाइन, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की डिफाइन इस चैप्टर में डिफाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। तो is shrubs is commonly called forest, and proportion of the nature vegetation is dismissed feature, and diversity is structure are the form in the nature vegetation and observed due to the variation in the altitude for the sea level and climate। मैंने अभी समझा, सी लेवल यानी कि हाइट, और क्लाइमेट वही मेन चीज है, डाइवर्सिटी ऑफ द वेजिटेशन। यानी कि सभी जगहों पे अगर वेजिटेशन सेम नहीं है तो उसका रीजन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की एल्टीट्यूड। एंड दैट्स व्हाई एक्सपर्ट हैव क्लासिफाई वेजिटेशन अकॉर्डिंगली, इसलिए एक्सपर्ट ने उसको अलग अलग वे से क्या किया है, क्लासीफाई किया है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हमें पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस धरती दुनिया पे जीव जंतु है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बगैर ये दुनिया चल पाएगी नहीं। सो दैट्स व्हाई द इकोसिस्टम एंड एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वाइव बाय द इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। एंड वेजिटेशन फुलफिल करता है हमारी बहुत सारी नीड, जैसे कि वो प्रोवाइड करता है हैबिटेशन एंड फूड फॉर द फौना, एंड फॉरेस्ट सेटिस्फाइड मैनी ऑफ आवर डाइवर्स नीड। ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाएगा आपके टेक्स्ट बुक का कि
बैलेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट हमारी कौन सी ज़रूरतें पूरी करता है? तो वो बैलेंस करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर। टिम्बर प्रोवाइड करता है और फ्यूल प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करेगा। प्रिवेटेशन ऑफ द सॉइल इरोजन, यानी कि जो जमीन है उसका जो कटाव यानी कि इरोज होना कम करता है। सिंपल चीज समझाता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल ये जमीन है, जमीन के ऊपर यहाँ पे पेड़ है, पेड़ होंगे तो उसके जो रूट्स है वो रूट्स यहाँ पे नीचे तक जाएंगे। अब मान लो कि यहाँ से पानी आएगा, तो पानी आने की वजह से अगर ये ट्री है तो ये जमीन आगे धुल के जा पाएगी नहीं, बिकॉज ऑफ द रूट्स। जमीन के ऊपर ट्री है तो वो रूट्स उस जमीन को पकड़ के रखेंगे, जिसके कारण जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ही कम होगा, यानी कि प्रिवेंट हो सकता है विद द फॉरेस्ट। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन होगा एंड वेरियस फ्रूट्स, हर्ब्स, एडिबल गम, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, वो सब चीजें हमें कौन पूरी वर्क करता है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट। तो इतना इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का हमारे लाइफ में। वेरियस एनिमल, ये हो जाएगी आपकी वाइल्ड लाइफ की डिफाइन। वाइल्ड लाइफ यानी कि वेरियस एनिमल, बर्ड्स, insect are part of wildlife. Wildlife we get from meat, leather, fur, wool and insect में से एक होती है बी, जो हमें प्रोवाइड करती है हनी इन वर्ड। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। तो हमारे लिए एक एक छोटे से छोटा इंसेक्ट भी बहुत जरूरी है। और इन सब इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स कंट्रोल अ नंबर ऑफ इंसेक्ट बाय ईटिंग देम, एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स, लार्ज हो या तो स्मॉल हो, सबका एक यूनिक रोल है इस इको सिस्टम के अंदर। यानी कि इस दुनिया, इस धरती के ऊपर जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सबका इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी इससे ऐसे किसी रीजन की वजह से यहाँ पे है नहीं। चलो इतना कंप्लीट हुआ आपको। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे समझाया गया है कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, एंड इन द लास्ट 200 ईयर ह्यूमन बीइंग हैव बीन कटिंग द फॉरेस्ट एंड फुलफिल देयर ग्रीड। इंसान जो है उसकी एक लालच बढ़ती जा रही। किस चीज की लालच है जाना? जमीन की। और इसीलिए हम उसको काट के हमारी जरूरतें या तो लालच पूरी कर रहे हैं, एंड एज ए रिजल्ट फॉरेस्ट कवर्ड और डिक्लाइनिंग, यानी कि धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। एंड कॉन्सिक्वेंटली एंड दिस पॉसेस ऑफ द सीरियस थ्रेट, तो ये एक सीरियस थ्रेट है टू वैल्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्स एंड द नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाले फ्यूचर को शायद फॉरेस्ट हम दे पाएंगे नहीं, पेड़ पौधे उतने होंगे नहीं। एंड बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन अलोंग विद द थ्रेट एक्सटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंजेस आर ऑल्सो एक्सपीरियंस, यानी कि फॉरेस्ट ना होने से सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें भी प्रॉब्लम होगी। क्लाइमेट भी चेंज होगा, बारिश भी ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण इंसान को भी दिक्कत होगी। मैनी स्पीसीज जैसे कि ट्री हो गए, उसके वाइल्ड लाइफ हो गए, वो एक्सटिंग यानी दी वर्स ऑफ द एक्सटिंक्शन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ट्रीज या तो वाइल्ड लाइफ दोनों को हम कह सकते हैं जो वर्स होने आए हैं। वर्स ऑफ द एक्सटिंक्शन यानी कि जो अब खत्म होने के कगार पे है। एक टाइम ऐसा आएगा विपुल चीज़ें देखने को मिलेगी नहीं। एंड दिस सीरियस कंडीशन इज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं इंसानी वो इम्पोर्टेंट अपना रोल निभा रहा है कि कुदरत के द्वारा जो चीज़ जो साइकिल बनाई है उस साइकिल के अंदर हम दखलगिरी कर रहे हैं, जिसके कारण वो साइकिल रुक जाएगी इन नेचर। एंड ह्यूमन लस्ट फॉर, हमारी जो लालच फॉर द हॉर्न्स, टीथ, स्किन, फॉर बोन्स एटसेट्रा एंड रेकलेस हंटिंग हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट के अंदर शिकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई एनिमल का स्किन, इसका टीथ, इसका बोन, इस प्रकार की चीज़ों को यूज़ या तो कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेकलेस हंटिंग जो है, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ एक दिन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इतना हमें समझ आ रहा है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। तो रिसोर्स को बचाना यानी कि कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स। तो रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। अगर रिसोर्स नहीं है तो इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। एंड आवर लाइफ इज अनइमेजिनेबल विदाउट देम, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारे जीवन में कि जिसको हम नहीं रहेंगे उसके बगैर जी पाएंगे नहीं। जैसे कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड यानी कि वो व्यक्ति जिसके बारे में अगर हम सोचे तो उसके बगैर हमारी जीवन अनइमेजिनेबल है। उसी तरह से रिसोर्स भी वही चीज़ है जिसके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो उसके बगैर रह पाएंगे नहीं। तो उसको हमें क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। विद द ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ द रिसोर्स इंक्रीज डे बाय डे, एंड इन दिस सिचुएशन सम रिसोर्सेज आर वर्स टू गेटिंग ओवर। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो एक टाइम पे खत्म होने वाला है कि अब ये रिसोर्स देखने को मिलेंगे नहीं। सो ह्यूमन प्रोग्रेस एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल विल बी अनेबल टू द सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ द रिसोर्स। एक टाइम ऐसा आएगा
जब हमें इन चीज़ों की आदत हो चुकी होगी और उन चीज़ों की आदत हो चुकी है, फिर हम रह पाएँगे नहीं। इसीलिए जीवन में किसी भी चीज़ की आदत रखनी चाहिए नहीं, उन चीज़ों की आदत नहीं होनी चाहिए जिसके बगैर हम रह पाएँगे नहीं। यानी कि हमारी ज़रूरत, हमारी जो लालसा है, वही हमारी दुश्मन है। इसीलिए किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन, किसी भी प्रकार की लालच रखनी चाहिए नहीं, वरना हम उन चीज़ों के बगैर रह पाएँगे नहीं। सो दैट्स व्हाई हम अपनी लाइफ़स्टाइल को मतलब कि अनइमेजिनेबल रखेंगे विदाउट रिसोर्स, यानी कि हम इमेजिन नहीं कर पाएँगे नहीं। वन शुड थिंक, इसीलिए हमें सोचना चाहिए अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन। रिसोर्स हैव बी यूज्ड टू प्लान एंड जुडिशियस मैनर, यानी कि जिस चीज़ की कमी होती है ना, तो उसका यूज़ भी उस तरह से करना चाहिए। पता है कि ये चीज़ एक दिन खत्म होने वाली है, तो उसका यूज़ प्लान यानी कि बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए और जुडिशियस यानी कि सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे हमें मेजर्स दिए हैं कि भाई पता है कि ये चीज़ खत्म होने वाली है, तो चलो बताओ इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एज़ रिड्यूस फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल इरोजन अगर रोकेंगे तो हमारी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होगी नहीं। तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन रोको ताकि फर्टिलिटी बरकरार रहे। सेकंड, केमिकल फर्टिलाइजर जो लोअर सॉइल क्वालिटी को कर देता है लॉन्ग रन के बाद, सो वाइजली यूज करो या तो उसके अल्टरनेटिव में नेचुरल मैन्योर यूज करो। यानी कि केमिकल या जो दवाइयाँ होती है उसके कारण जमीन भी पॉल्यूट होती है, जमीन की क्वालिटी लो हो जाती है और उस चीज़ों की वजह से हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों का यूज़ या तो कम करना चाहिए या तो नेचुरल मैन्योर यूज़ करना चाहिए। एक्सेसिव इरिगेशन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। एक्सेसिव इरिगेशन क्या होता है? जैसे कि कोई प्लांट है, प्लांट को हम पानी देते हैं तो क्या करते हैं? पूरी बाल्टी डाल देते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड एक्सेसिव इरिगेशन। तो हमें इस तरह से पानी नहीं देना चाहिए। वी मस्ट यूज़ अ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन यानी कि जो ड्रॉप ड्रॉप वाटर होता है, जो प्लांट होता है, तो प्लांट के नज़दीक यहाँ पे हम एक पाइपलाइन बिछा देते हैं और जहाँ पे एक टैप होता है, टैप से बूँद-बूँद पानी उसको मिलता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? ड्रिप इरिगेशन। आफ्टर दैट पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि दवाइयाँ। तो हम कोई भी प्लांट के ऊपर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, जिसको मारने के लिए क्या करते हैं? पेस्टिसाइड स्प्रेड करते हैं। तो पेस्टिसाइड स्प्रेड जब भी हम उसके ऊपर छिड़कते हैं, तो आस-पास सॉइल और वाटर रिसोर्स दोनों क्या हो जाते हैं? पॉल्यूट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इनकरेज बायो पेस्टिसाइड एज़ अ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब उसके बदले में। बायो पेस्टिसाइड यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिससे पानी या तो ज़मीन को किसी भी प्रकार की हार्म इफ़ेक्ट होगी नहीं। एंड वाइल्ड लाइफ को इम्पोर्टेंट देंगे और इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए हम ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाएँगे जिससे हंटिंग प्रिवेंट कर सकें। एंड टेक स्पेशल मेजर टू प्रिवेंट द पेस्चर एंड डिफॉरेस्टेशन इन द फॉरेस्ट एरिया। एंड वाटर स्केर्सिटी, पता है पानी की कमी है, तो जितना पानी हमारे पास मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर का मेन सोर्स जो है रेन वाटर, उसको हार्वेस्टेड यानी कि हार्वेस्टिंग करें। एंड बाय रिमूविंग सिल्ट डिपॉजिट इन द पॉन्ड एंड लेक। हमें पता है कि बारिश के कारण जो तालाब है वो सब भर जाता है, तो सिल्ट क्या करनी चाहिए? रिमूव करनी चाहिए ताकि उसकी गहराई बढ़े और हो सके उतने डीपिंग द विल इंक्रीज वाटर स्टोरेज, यानी कि हो सके उतने गहरे कुएं या तो तालाब बनाएं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर फॉर एग्रीकल्चर कैन बी सॉल्व बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम टू स्टॉप द रेन वाटर। हमें पता है कि मेन सोर्स क्या है पानी का? बारिश। तो बारिश से आने वाला जो पानी है, वो पता है कि मान लो कि ये पहाड़ पर्वत है, बारिश यहाँ होती है। बारिश के बाद जो ये नदियाँ हैं, वो नदियाँ बहती हुई जाती है और आगे जाके किसको मिल जाती है? सी या तो ओशन। तो हम क्या करेंगे? ये फ्रेश वाटर का जो हमारे पास सोर्स है, इसके यहाँ पे एक डैम बना देंगे। डैम बना देंगे तो फ्रेश वाटर आगे जाके सी में मिल जाएगा नहीं, और वो सॉल्टी हो जाएगा नहीं, जिससे हम पानी बचा सकते हैं। आफ्टरवर्ड यूज़ रिसाइक्ल्ड वाटर, हो सके तो पानी को क्या करो? रिसाइकिल करो, फिर से यूज़ करो। एंड आफ्टरवर्ड्स household expense can be saved by using water from the house for a kitchen, garden and growing vegetables। जो पानी हम घर में यूज़ करते हैं सब्जियाँ या फ्रूट धोने के लिए, उससे हम वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं, प्लांट को वो पानी दे सकते हैं। एनर्जी रिसोर्स विल बी स्केयर, पता है कि जिससे एनर्जी जनरेट होती है उस प्रकार के रिसोर्स कैसे है? कम है इन द फ्यूचर। सो अल्टरनेटिव जैसे कि जो रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? तो समुद्र के अंदर पानी जो होता है वो हाई टाइड एंड एब, टाइड एंड एब मतलब समुद्र का पानी इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। वहां पे हम क्या करेंगे? एक मशीन डाल देंगे जिसके अंदर टरबाइन होगा, तो पानी की लहरों की वजह से वो टरबाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो उस प्रकार की चीजों को क्या बोलेंगे? टाइडल एनर्जी। तो हमें पता है कि जो रिसोर्स की कमी है तो उसका ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल रिसोर्स हम यूज करेंगे और क्या करेंगे? कंसिडर फॉर द नाउ ऑनवर्ड्स।
एंड रिसोर्स दैट कैन बी यूज अगेन, जिस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं बार बार तो उसको रीयूज करो। एंड जो रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है शुड बी रिप्लेस विद द अदर ऑल्टरनेटिव। पता है कि इस ये चीज खत्म होने वाली है तो उसका ऑप्शन, उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए। एंड लास्ट, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा फर्ज है ऑफ ऑल अस टू कंजर्व द रिसोर्स फॉर द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आने वाले जो जनरेशन है, हमारे बच्चे या उनके बच्चे, उनके लिए हमें इस प्रकार के रिसोर्स को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो आई होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे इस चैप्टर को, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से ये आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार के वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।